जी हाँ, बजाज की पल्सर 150 अब बंद होने वाली है क्योंकि इसका नया मॉडल इस साल के अंत तक आ जाएगा। तो मान लीजिए लगभग 12 साल के बाद इस मोटरसाइकिल को अब एक मेजर अपडेट दिया जा रहा है। बहुत से लोग इस बात को सुन के हैरान भी हैं और थोड़े दुखी भी हैं क्योंकि जिस तरह से ये बाइक बिक रही है, जिस तरह से इस मोटरसाइकिल के सेल्स नंबर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं बजाज के लिए। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 150 सीसी का किंग जो है वो तो यही वाला मॉडल रहे, नया इसके सामने नहीं टिकेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाला मॉडल भी कभी भी 150 सीसी सेगमेंट का किंग नहीं था तो आपको कैसा लगेगा? मुझे भी ऐसा ही लगा था। घबराइए नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पल्सर के साथ साथ एक और मोटरसाइकिल था और वो अभी तक बहुत अच्छे सेल्स नंबर उस कंपनी के लिए ला रहा है और लगातार बिक रहा है 150 सीसी के सेगमेंट में। लेकिन मैं उस मॉडल के बारे में आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। हम पहले समझेंगे कि पल्सर आज जहां है वहां तक कैसे पहुंची। उस चीज को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि सन 2003 से लेकर सन 2010 के बीच क्या हुआ। दरअसल बजाज की पल्सर जो पहले आती थी उसका हेडलाइट राउंड होता था, टैंक 18 लीटर का होता था और बाइक देखने में बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट सी लगती थी। लेकिन बजाज ने उसे 2005 में एक मेजर अपडेट दिया जिसके बाद उस बाइक का लुक बदल गया और उसे उसकी आइकॉनिक हेडलाइट भी मिल गई। लेकिन सन 2006 में एक और अपडेट आया जिसमें उसे डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया जो कि आज तक इस मोटरसाइकिल में चलता आ रहा है। हाँ, उसमें भी कुछ अपडेट हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं पे उस वक्त मार्केट में कई और अच्छे मोटरसाइकिल भी थे, जैसे कि जो होंडा का जो जॉइंट वेंचर था उसमें एक मोटरसाइकिल आता था CBZ, वो भी काफी पॉपुलर था भारतीय लोगों में। लेकिन फिर भी बजाज एक कदम उससे आगे ही निकला। क्यों? क्योंकि सन 2006 में बजाज ने पल्सर में अलॉयज दे दिए थे और उस वक्त किसी और मोटरसाइकिल में 150 सीसी के सेगमेंट में अलॉयज नहीं थे, जिससे पूरी गेम ही पलट गई। पूरे मिडिल क्लास लोगों का ध्यान पल्सर की ओर चला गया। इस चीज को जब हीरो होंडा ने देखा तो उन्होंने सोचा कि हमें इस चीज का मुकाबला करने के लिए ऐसी ही मोटरसाइकिल निकालनी चाहिए और उस वक्त मार्केट में वो लाए हीरो होंडा हंक। मुझे ये मोटरसाइकिल सही में बहुत ज्यादा पसंद थी। इसका लुक बहुत मस्कुलर था, बिल्कुल पल्सर के जैसे, लेकिन फिर भी एकदम अलग था और इसका इंजन भी बहुत ज्यादा रिफाइंड था और बहुत कम आवाज निकालता था, जिससे ये एक बाइक एकदम साइलेंट सी लगती थी। और इसमें जो कलर स्कीम्स आते थे वो भी अच्छे थे, सिल्वर और रेड दोनों ही मुझे बहुत पसंद थे। और इस बाइक को फेमस बनाने के लिए जो उन्होंने एड निकाली थी वो भी लोगों में बहुत पॉपुलर हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हीरो होंडा थोड़े से लेट हो गए क्योंकि सन 2009 और 10 में पल्सर को उसका सबसे बड़ा अपडेट मिल गया, जिसमें जो कुछ बजाज डाल सकता था इस बाइक में उन्होंने ये सब कुछ डाल दिया। ड्यूल डिस्क ब्रेक्स, लंबी सीट, इसका जो पिछला टेल लाइट का सेक्शन था उसे अपडेट करके LED कर दिया गया था। इसके अलॉयज को ब्लैक कर दिया गया था। ऊपर से जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर लोडेड किए गए थे। हर चीज के लिए एक अलग इल्यूमिनेशन लाइट दी गई थी, चाहे वो हॉर्न हो, स्टैंडिंग लाइट हो या रेव मीटर हो। बजाज ने हर चीज का ध्यान रखा था। वहीं पर इसका जो कंपटीशन था CBZ और हंक, उनमें ये सब फीचर्स तब नहीं दिए गए, जिसके कारण बजाज एक कदम आगे निकल गया। हाँ, तब TVS की अपाचे भी मार्केट में काफी पॉपुलर हो रही थी, लेकिन उसका प्राइस पल्सर 150 से काफी ज्यादा था और वो आज भी है। इन दोनों मोटरसाइकिल में कम से कम 12 से 15 हजार का फर्क तभी था, तो आज तो और ज्यादा है क्योंकि जो TVS की अपाचे 160 RTR है वो एक तरह से थोड़े मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट लोगों को टारगेट करती थी। वहीं पल्सर जो है आपको स्पोर्टी नेचर देती थी क्योंकि इस बाइक में स्लिप ऑन्स तो थे, लेकिन उनका सीटिंग पोजीशन इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो कंफर्टेबल हो और एक तरह से आप पल्सर को काफी ज्यादा स्पीड पे भी ले जा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये कंप्लीटली मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक परफेक्ट बाइक होने वाली थी। तो इस तरह से 150 सीसी के सेगमेंट में पल्सर का दबदबा काफी रहा और 2010 का जो मेजर अपडेट आया उसके बाद से इस बाइक में कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया क्योंकि तब मोटरसाइकिल की पावर को 15 हॉर्स पावर तक बढ़ा दिया गया था, जिससे ये बाइक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और फिर क्या था, सभी को पता है कि पल्सर कितनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और बजाज ने इसे बीच बीच में कुछ ग्राफिकल अपडेट्स दिए, लेकिन उसके बावजूद भी पल्सर जैसी 2010 में थी वैसी ही ऑलमोस्ट आज भी है, कुछ माइनर से चेंजेस के साथ। लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एक और मोटरसाइकिल है जो कि पल्सर को कड़ी टक्कर देती आ रही है बहुत पहले से और आज भी दे रही है, और वो थी होंडा की यूनिकॉर्न।
होंडा की यूनिकॉर्न सन 2004 में भारत में लाई गई थी और ये एक लौती ऐसी मोटरसाइकिल थी जो 0 से 60 सिर्फ 5 सेकंड में पहुंच जाया करती थी। ये उस समय के मोटरसाइकिल्स के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, वो भी 150 सीसी के सेगमेंट में तो सही में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और क्योंकि जापानीज रिलायबिलिटी को सब जानते ही थे तो ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छा बिका, इतना अच्छा बिका कि सन 2006 और 7 में पल्सर से ज्यादा सेल्स नंबर लाया। और यही वो मुख्य कारण था जिससे बजाज ने पल्सर को 2009 और 10 में उसका मेजर अपडेट दिया ताकि वो मार्केट में एक दबदबा बना सके, क्योंकि जापानीज ब्रांड तो एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर थे। बजाज अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही उसे नहीं हरा रहा था, जो कि बजाज को अच्छा नहीं लगा। इसी के कारण पल्सर में काफी ज्यादा चीजें बजाज ने डाल दी थी और पल्सर को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। और होना भी था, क्योंकि पल्सर का डिजाइन बहुत ही ज्यादा सोबर प्लस मस्कुलर है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी नहीं लगता, जिससे मिडिल क्लास लोगों में ये मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और आज भी है। लेकिन होंडा ने भी हार नहीं मानी। जैसे उन्होंने देखा कि बजाज वालों ने इसे अलॉयज दे दिए हैं, होंडा ने भी यूनिकॉर्न को अलॉयज दे दिए और उसे और पावरफुल इंजन के साथ मार्केट में लाई, जिससे उसके सेल्स नंबर और बढ़ गए। लेकिन फिर भी पल्सर के करीब तो नहीं आए। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि होंडा का मेजर शेयर जो प्रॉफिट का आता था वो एक्टिवा के साथ साथ इस मोटरसाइकिल से भी काफी अच्छा आता था। लेकिन कुछ चीजों के कारण 2015 में बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, पर वो भी सिर्फ थोड़े सालों के लिए, क्योंकि उसी के 1-2 साल के भीतर इसे फिर से लॉन्च किया गया। हालांकि बाइक में कोई भी कॉस्मेटिक चेंज नहीं किया गया, फिर भी ये बाइक बहुत अच्छी बिकने लगी। और उसका मुख्य कारण था मिडिल क्लास इंडियन मैन, क्योंकि ये बाइक बहुत ही ज्यादा सिंपल लुकिंग थी और इसकी सीट कंफर्टेबल थी, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे और इसमें टॉर्क बहुत जल्दी आता था, जो कि आपको 20 से 60 की स्पीड तक जल्दी से पहुंचा सकता था और पास लेने में भी आसानी देता था। ये बाइक इंस्टेंटली मिडिल क्लास इंडियन मैन में फेमस हो गई। पल्सर में बात ये थी कि वो आपको सिंपल मस्कुलर लुक्स के साथ साथ एक स्पोर्टी नेचर भी देती थी। हालांकि उसका डिजाइन भी बहुत सिंपल था, कुछ एक्स्ट्रा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास लोगों को एज के साथ ऐसा लगता था कि ये थोड़ा दिखावे वाली चीज हो गई और हमें चाहिए एक पूरी तरह से सिंपल लुकिंग मोटरसाइकिल जो हमारे परिवार की और हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो बस फिर क्या था, होंडा का मोटरसाइकिल बहुत अच्छे सेल्स नंबर लाया। हालांकि जब भी मोटरसाइकिलिंग की बात की जाती है पल्सर का नाम सबसे पहले आता है इंडियंस की जुबान पर, लेकिन यूनिकॉर्न भी एक लौता ऐसा मोटरसाइकिल है जो कि पल्सर 150 को कड़ी टक्कर देने में सक्षम था और आज भी है। ये देखिए कुछ सेल्स नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ। पल्सर के सेल्स नंबर धीरे धीरे घटते गए, लेकिन इसका उल्टा यूनिकॉर्न के सेल्स नंबर लगातार बढ़ते रहे। इससे साफ जाहिर हुआ कि जैसा हम इंटरनेट या टीवी पे देखते हैं, जरूरी नहीं असली की मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा हो। जो कंपनियां हैं वो मार्केट को समझती हैं और उसमें प्रॉफिट निकालने के लिए कई स्ट्रेटेजीज अप्लाई करती हैं और ग्राउंड वर्क जो होता है वो इंटरनेट के लोगों को इतनी आसानी से पता नहीं लगता। तो इससे सिंपली हुआ क्या कि पल्सर तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इसके हर एक मॉडल को काफ़ी ज़्यादा सबसे तारीफें मिलती हैं, लेकिन यूनिकॉर्न को एक असली इंडियन से अप्रिसिएशन मिलती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसी के कारण पल्सर 150 को 150 सीसी का किंग कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये सच है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला तो पल्सर ही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में होंडा के सेल्स नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं और ये बात लोगों को पता नहीं लगती, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का अपीयरेंस ही कुछ इस तरह का है कि ये एकदम आई कैचिंग सा बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसे कोई 100 या 125 सीसी का मोटरसाइकिल समझ के इग्नोर कर दोगे। हालांकि ये 150 सीसी का है और इसमें जो टॉर्क है वो पल्सर से भी ज्यादा है। तो इसलिए आज भी होंडा का यूनिकॉर्न लगातार भारत में बहुत अच्छे सेल्स नंबर लाता है और अभी भी विदाउट एनी कॉस्मेटिक चेंज, विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन चेंज, ये बहुत अच्छे से भारत में बिक रहा है। लेकिन अब जो है पल्सर के नए मॉडल के लीक सबके सामने आ गए हैं और देखने वाली बात ये होगी कि जैसा पल्सर का अभी का मॉडल जो था वैसे सेल्स नंबर वो ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, क्योंकि जिस तरह से हशरत 220 का इसके फैन बेस ने किया है उस तरह से तो पल्सर 150 को भी इस मार्केट में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेरा मानना यही है कि पल्सर 250F के सेल्स नंबर देख के बजाज थोड़ा तो जरूर संभला होगा, इसलिए वो पल्सर 150 की जो मार्केटिंग करेगा उसमें कोई भी गलती नहीं कर सकता। बजाज ये अच्छे से समझता है कि उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस बाइक से भी आता है और क्योंकि 12 साल के बाद भी ये बाइक के सेल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसा कि महिंद्रा के साथ हो रहा है स्कॉर्पियो के केस में, तो
तो जो इसका अपडेटेड मॉडल आएगा उसे फेमस करने के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पल्सर फिर से नए अवतार में आए और बहुत बढ़िया करे इंडियन मार्केट में, और जैसे कि अभी ये सेल्स नंबर ला रही है उससे बेहतर लाए, और मुझे लगता है कि लाने भी चाहिए। भारत की मार्केट थोड़ी सी रूढ़िवादी हो जाती है जैसे ही कोई मेजर चेंज किसी भी अच्छे मोटरसाइकिल या व्हीकल में किया जाए। उदाहरण के लिए आप स्कॉर्पियो ही देख लीजिए या पल्सर 250F ही देख लीजिए। इन नए मशीन्स में बहुत अच्छे अपग्रेडेशन किए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों का बस मन वही टिका हुआ है कि पहले वाला अच्छा था। हालांकि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें हर मायने में अपने पुराने मॉडल से बेहतर है। तो यही आशा है कि पल्सर 150 भी कुछ अच्छा ही करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।